सभी छात्रों को सुप्रभात। अब तक हमने हमारी पहली कविता भारत महिमा और पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 3 वाह रे हमदर्द, जिसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। आइए जानते हैं लेखक का परिचय। लेखक का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना इनके लेखन की विशेषता है। अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में अग्रवाल जी लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं इस पाठ संबंधी। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने इस पाठ के ज़रिए बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम ये पाठ और जानते हैं किस तरह हास्य के ज़रिए लेखक ने हमें यह पाठ बताया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा यानी नफरत की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़ना यानी टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। लेखक बता रहे हैं कि उस दिन जब वो पूंजीवादी और समाजवादी यानी सोशलिज्म और अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे तो उस भाषण का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया था कि सामने से आती हुई कार तक उन्होंने नहीं देखी और अपनी साइकिल बड़े ही जोश से चलाए जा रहे थे। लेखक बता रहे हैं कि सामने से आती हुई कार भी मानो जैसे गुस्से में आ रही थी। कार ने भी अपना रास्ता नहीं बदला और इसका परिणाम यह हुआ कि साइकिल और कार दोनों विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की यानी नफरत की नज़र से देखते हुए आपस में टकरा गई। लेखक बता रहे कि मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, मतलब खामखा मैं इस झगड़े में पड़ा। अगर ना मैं इस झगड़े में पड़ता और ना ही इसका फलस्वरूप यानी ना ही इसका परिणाम मुझे मेरी टांग टूटकर मिलता। दुर्घटना के बाद लेखक बता रहे कि इंसानियत कायम है, यह उन्हें पता चला क्योंकि कुछ लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां पर दौड़ पड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक बता रहे हैं कि जब उनकी आँख खुली, जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर देखा। इर्द गिर्द यानी उनके आमने सामने, उनके आजू बाजू में कुछ परिचित यानी कुछ जाने पहचाने और अपरिचित जैसे अनजाने से चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। जब लेखक को होश आया तो वो सब लोग खुश हो गए, उनके चेहरे पर आनंद की लहरें दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक बता रहे हैं कि दर्द के मारे उस पीड़ा से वो कराहते हुए पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश में आने तक वह इसीलिए रुका रहा। लेखक बता रहे हैं कि जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया तो वो पूछ रहे थे कि वे कहाँ है। वहाँ पे उनके सारे सवालों के जवाब एक अनजाना सा व्यक्ति दे रहा था। उसी ने उनको बताया कि लेखक का एक्सीडेंट हो गया था, मतलब उनके साथ दुर्घटना हो गई थी और इस दुर्घटना में उनका सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी।
मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक बता रहे हैं कि जब उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वो सही सलामत है, सिर्फ उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, तब उन्होंने अपने दोनों टांगों की तरफ देखा। उनकी एक टांग तो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन दूसरी टांग रेती के थैली के सहारे ऊपर लटक रही थी। उस लटकी हुई टांग को देखकर लेखक के दिमाग में उसी वक्त एक मुहावरे का जन्म हुआ। मुहावरा यह था, टांग का टूटना। इसको लेखक बता रहे, टांग का टूटना मतलब मुसीबत आना, यानी वो जिस सार्वजनिक अस्पताल में थे वो उन्हें मुसीबत लग रही थी। वो बता रहे हैं कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही वो काँप उठे, यानी डर गए। उन्हें डर लगा, बाप रे ये सार्वजनिक अस्पताल है। सार्वजनिक अस्पताल का नाम तो वैसे भी खराब है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी तरह नहीं मिलती, ऐसे बोला जाता है। लेखक बोल रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो अस्पताल यह शब्द ही खतरनाक होता है, और अगर यदि इसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो जैसे आत्मा का परमात्मा यानी प्रभु से, ईश्वर से मिलन होने का समय आ गया है, यानी मनुष्य के ऊपर जाने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना। लेखक बोल रहे कि अब उन्हें यह लग रहा था कि टांग का टूटना तो एक छोटा सा अपघात था, एक छोटी सी घटना थी। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी जताना मतलब सहानुभूति दिखाना। लेखक बता रहे कि उन्हें अभी ज़्यादा फिक्र यानी ज़्यादा चिंता, ज़्यादा टेंशन इस बात का हो रहा था कि अब लोग उनसे हमदर्दी जताने, उन्हें सहानुभूति दिखाने अस्पताल में उनसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। लेखक बता रहे कि जब लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं तब उनको मिलने के लिए लोग इतने आते हैं कि मरीज़ को आराम भी करने को नहीं मिलता, जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है। मतलब आराम करने की ज़रूरत मरीज़ को ख़ास तौर पे होती है, लेकिन यही आराम इन लोगों की वजह से मरीज़ को नहीं मिलता करने को। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। देखिए लेखक यहाँ पे किस तरह बता रहे हैं। लेखक बोल रहे हैं कि जनरल वार्ड तो एक तरह का वहाँ पे नियम होता है कि मरीज़ कुछ सीमित समय के लिए या निश्चित समय पर ही मिलने के लिए आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन प्राइवेट वार्ड अगर होगा तो वहाँ पे खुला निमंत्रण होता है कि जिसको भी आना है वो जब चाहे आ सकता है और मरीज़ से मिल सकता है। उसके लिए टाइमिंग का कोई बंधन नहीं है, वो कभी भी आकर मरीज़ से मिल सकता है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। लेखक बता रहे कि जो लोग उनसे मिलने आते हैं उनके बारे में लेखक बोल रहे कि उनके सारे जो बदले उनको लेने हैं वो यही सही वक्त होता है, यानी बदले का बदला भी हो जाता है और सहानुभूति की सहानुभूति भी हो जाती है। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें डर सा लगा मिलने वालों के आने के ख्याल से ही कि जैसे उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। लेखक बता रहे कि सबसे पहला ख्याल यानी सबसे पहला
सबसे पहले उन्हें वो लोग याद आए जिनकी टांग टूटने पर लेखक उनसे मिलने के लिए गए थे। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। लेखक बता रहे कि शायद वो लोग भी इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटे और कब वो उनके ऊपर लेखक ने जो एहसान किया है उन्हें अस्पताल में देखने आने का और हमदर्दी जताने का वो चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। देखिए, लेखक बता रहे कि ये जो हमदर्दी जताने वाले होते हैं, जो सहानुभूति दिखाने वाले होते हैं, इनकी सहानुभूति में एक बात खास तौर पे होती है कि देख बेटा, ये वक्त तो सब पर आता है, सबके साथ ऐसा होता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। लेखक बता रहे कि वैसे भी दर्द के मारे मरीज को नींद नहीं आती और जो थोड़ी बहुत नींद आती है वो भी मिलने वालों की वजह से चली जाती है। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी। लेखक बता रहे कि जो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मिलने के लिए आते हैं अस्पताल में, उनकी वजह से तो नींद टूटी जाती है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा। लेखक बता रहे कि जो लोग ऐसे औपचारिकता निभाने के लिए अस्पताल में मरीज को मिलने के लिए आते हैं, उन लोगों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो लेखक ने भी उस दिन तय कर लिया कि आज जो भी कोई उनसे मिलने के लिए आएगा वो सोने का नाटक करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। देखिए, जिस दिन लेखक ने ये निर्णय लिया कि आज उनसे मिलने कोई भी आए वो आँख ही नहीं खोलेंगे, चुपचाप बिस्तर पे पड़े रहेंगे, उसी दिन उनके ऑफिस के बड़े बाबू यानी बड़े ऑफिसर उन्हें मिलने के लिए अस्पताल में आते हैं। लेकिन जब वो अस्पताल में उन्हें मिलने के लिए आते हैं तो उन्होंने देखा कि लेखक तो सो रहे हैं, तो शायद उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ये सोचते कि अगर मैं चला गया तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने के लिए आया था, तो वो थोड़ी देर वहीं रुकते हैं। देखिए आगे क्या होता है। सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। देखिए, तो उन्हें लेखक को पता चले कि उनके ऑफिस के बड़े बाबू उन्हें मिलने आए हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर तो राह देखी लेखक के उठने की, लेकिन तब भी वो नहीं उठे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेकिन फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए, ऑफिस के बड़े बाबू लेखक से मिलने आए, लेकिन उसी दिन लेखक ने ठान लिया था कि आज चाहे जो भी आए मिलने के लिए वो अपनी आँख नहीं खोलेंगे, चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहेंगे। इसलिए ऑफिस के बड़े बाबू आने के बावजूद उन्होंने आँख नहीं खोली। लेकिन बड़े बाबू ये सोच रहे थे कि अगर इन्होंने मुझे नहीं देखा तो इसे पता नहीं चलेगा कि मैं इसे मिलने आया था। तो उन्होंने पहले तो धीरे धीरे लेखक को हिलाया उठाने के लिए, लेकिन लेखक तो सोने का नाटक कर रहे थे ना। वो बोलते हैं ना, जो नींद में सोता है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे उठाना मुश्किल होता है, नामुमकिन ही समझ लो। तो यही बात हुई, वो लेखक को धीरे धीरे हिला रहे थे, लेकिन लेखक ने तो ठान ली थी आज उठेंगे ही नहीं। फिर भी जब लेखक ने आँख नहीं खुली तो उन्होंने क्या किया, बड़े बाबू ने जिस टांग पे लेखक के लगा था उसी हिस्से को ज़ोर से दबाया। तो दर्द के मारे लेखक एकदम चिल्लाकर उठे और जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए, मतलब जब लेखक की आँख खुली तो बड़े बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए अब दर्द कैसा है। अभी पैर को जहाँ पे लगा है वहीं पे दबाएंगे और जो मरीज़ है वो दर्द के मारे कराते हुए उठेगा। उसी से अगर आप पूछोगे कि कहिए अब दर्द कैसा है तो सोचो उसके मन में क्या आएगा।
जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, लेकिन ये गुस्सा अपने मन में ही लेखक ने रखा। क्यों? क्योंकि सामने बड़े साहब जो खड़े थे। आगे देखिए, इसी तरह से लोग उनसे मिलने आ रहे थे। आगे, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। लेखक बता रहे हैं कि मोहल्ले वाले यानी जिस इलाके में, जिस एरिया में वो रहते हैं, वहाँ के लोग अपनी फुर्सत से आते हैं। जैसा उन्हें टाइम मिलेगा वैसे वो लोग आते हैं। उस दिन लेखक को मिलने के लिए सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो उन्हें देखकर लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना यानी फिर कोई एक्सीडेंट होगा। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को मिलने आई तभी लेखक को लगा कि अब शायद कोई दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि सोनाबाई के बच्चे इतने मस्तीखोर थे। आते ही उन्होंने अपनी मस्ती शुरू कर दी। एक लड़का उनका कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा तो छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। चौथे लड़के ने तो हद ही कर दी। उसने क्या किया देखिए। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। लेखक बता रहे कि उनका जो चौथा लड़का था वो लेखक की टांग जिस रेती के थैली पर लटकी हुई थी उस रेती के थैली पर ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। लेखक बता रहे कि इससे पहले कि वो उस लड़के को रुकने के लिए बोलते, कि वो बोलने से पहले ही सोनाबाई की जो लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस कर रही थी उसके हाथ से दवा की शीशी पटक गई यानी टूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। देखिए, जब दवा की शीशी गिरी तो सोनाबाई को गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपनी बेटी को घूरा, अपनी लड़की को घूरा, लेकिन फिर से हंसते हुए बोली कि भैया, लेखक को बोल रही है कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। कि दवा की शीशी गिर गई है तो ये शुभ लक्षण माना जाता है। दवा गई समझो बीमारी गई। देखिए, सोनाबाई बोल रही कि लेखक को कि अभी दवा की शीशी टूट गई मतलब तुम्हारी बीमारी भी अभी चली जाएगी। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और यह कहकर गई कि फिर आऊँगी, लेकिन यह बात सुनकर ही लेखक अंदर से ही काँप गए यानी डर गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। लेखक बता रहे कि कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी निभाने की हद कर देते हैं, विशेषता वो जो दूर से आते हैं, गांव से आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा यानी उल्टा। लेखक बता रहे कि जो गांव से रिश्तेदार आते हैं वो तो हद ही कर देते हैं। लेखक एक किस्सा बता रहे कि एक दिन एक टैक्सी उनके कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकल कर आया और वो सीधा आकर लेखक की छाती पर उल्टा लेटकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। लेखक बता रहे कि वो आदमी कार वाले को गाली दे रहा था कि हाय तुझे क्या हुआ, उस कार वाले का सत्यानाश हो, ऐसा हो वैसा हो। लेकिन लेखक दिल ही दिल पूछ रहे थे, मुझे जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू कौन है, तू क्यों रो रहा है इतना। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। लेखक बता रहे कि वो मनुष्य थोड़ी देर तक उनकी छाती में वैसे ही मुंह गड़ाए यानी मुंह छिपाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, फिर धीरे धीरे उसका रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब उसने मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया।
जब उसका रोना बंद हो गया, उसने लेखक की तरफ देखा और देखते ही वो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। मतलब उसका रोना बंद हो गया। रोना बंद होने के बाद जब उसने लेखक को देखा तो उसको याद आया, अरे ये तो कोई और ही है, ये मैं किसके कमरे में आ गया। और वो लेखक को बोला, हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। वो आया था गुप्ता जी से मिलने, लेकिन मिलकर गया लेखक से। और देखिए इसका और हुआ के आगे वो देखिए, हे अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। मतलब उससे गलती हुई, इसलिए वो लेखक से माफ़ी मांगकर चला भी गया कि शायद गुप्ता जी का कमरा बगल में है, ऐसा कहकर। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। देखिए लेखक बता रहे, वो आदमी आया तो आया, वो गलत कमरे में आया, मिलना था उसे गुप्ता जी से, लेकिन मिला वो लेखक से। उसके इतने रोते हुए उसको इतना देखकर लेखक की पत्नी को लगा कि शायद वो उनका कोई रिश्तेदार है या करीबी मित्र है। इसलिए उसने जो दरवाजे पर टैक्सी खड़ी थी, उस टैक्सी वाले को जो भी पैसे हुए, जो भी किराया हुआ टैक्सी का, वो दे दिया। इस वजह से लेखक और गुस्सा हो गए थे। गुस्सा इस बात का नहीं था कि कोई अनजाना व्यक्ति उनसे आकर मिला और रोकर चला गया। गुस्सा इस बात का था कि बिना कुछ सोचे समझे उनकी पत्नी ने टैक्सी वाले को उस आगंतुक का, मतलब उस अनजाने व्यक्ति के किराए का पैसा दे दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। लेखक बता रहे कि सहानुभूति दिखाने वालों में वो लोग भी ज़रूर आते हैं जिनसे हम मिलना नहीं चाहते या जिनकी हम सूरत नहीं देखना चाहते। लेखक बता रहे कि हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। लेखक बता रहे कि उनके शहर में एक कवि है, लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। जाहिर सी बात है, लेखक भी उनकी कविताओं से परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। लेखक बोलते कि वो कवि लपकानंद को दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। जाता हूँ, जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। लेखक बोलते कि जब भी उनसे मिलूँगा 10-20 कविताएं सुनाए बिना वो छोड़ते नहीं है। इसलिए लेखक जैसे ही उन्हें देखते हैं उनसे दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। देखिए एक दिन कवि लपकानंद बगल में झोला दबाए, बगल में एक बैग लटकाए, कपड़े की बैग होती है ना, वो बैग लटकाए आ पहुँचे। कहाँ पर? अस्पताल में। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। आते ही उन्होंने लेखक को बोला कि मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन, जहाँ पे कवियों का सम्मेलन होता है, जहाँ पर अनगिनत कविताएं बोली जाती है, अलग अलग जगह से कवि आते हैं, ऐसे कवि सम्मेलनों में मैं व्यस्त था। व्यस्त यानी बिजी था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। देखिए लपकानंद जी बोल रहे लेखक को कि मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मैं इतने दिन आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। कवि लपकानंद लेखक को बता रहे कि मैं इतने दिन से आपके ही बारे में सोच रहा था। यह सोच कर मुझे रात भर नींद तक नहीं आई, और नींद नहीं आई इसलिए इस संदर्भ में, इस बारे में मैंने आपके ऊपर एक कविता बनाई। यह कहकर उन्होंने झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। कविता बनाई यह बोलकर उन्होंने उनके बगल में जो झोला लटक रहा था उस झोले में से डायरी निकाली और वो कविता सुनाने लगे। देखिए कविता क्या है। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी यह आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। देखिए उन्होंने लेखक का जो एक्सीडेंट हुआ था
उसके ऊपर कविता लिखी और कविता सुनाने के बाद वो लेखक की तरफ इस तरह देख रहे थे कि अभी लेखक कुछ बोलेंगे, वाह वाह क्या कविता है, बहुत अच्छी लिखी, ऐसा सोचते हुए वो लेखक की तरफ देख रहे थे। और जैसे उनकी आँख पूछ रही थी कि बोल बेटा कैसी रही कविता, दूसरी आँख पूछ रही हो बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा, और उनकी दूसरी आँख बोल रही थी कि बोल बेटा अभी भी मुझे देखकर तू भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। लेखक बता रहे कि उनकी यह एक कविता सुनकर ही उन्होंने जल्दी से चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद उन्हें वादा किया कि आगे आपकी सारी कविताएं सुनूंगा, अभी मुझे आराम करने दीजिए बोलकर उन्हें विदा कर दिया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। देखिए लेखक बता रहे हैं कि लेखक ने कवि लपकानंद के जाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ दे, चलेगा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन कृपा करके मेरी दूसरी टांग जब तोड़ोगे तो मुझे किसी ऐसी जगह पे छोड़ना जहाँ पे कोई भी मेरा परिचित, कोई भी मुझे हमदर्दी जताने वाला मिलने ना आ सके, क्योंकि ये जो हमदर्दी जताने वाले होते हैं ये बहुत बेदर्द होते हैं। इस तरह से लेखक ने हंसी के ज़रिए हमें ये हास्य व्यंग कहानी सुनाई है। इस पाठ में आए कठिन शब्द और मुहावरे दिए गए हैं, वो आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।